देखिए, हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इसका जितना भी बेसिक पार्ट था ये सभी चीज़ें हम कल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, यानी पिछले वीडियो में ये सभी चीज़ें बता चुके हैं। आज सिर्फ इसी को थोड़ा सा कल वाला रिवीजन कर लेंगे और फिर हम लोग अपना है ना वर्मा गैस पेपर जो हम लोग हल कर रहे हैं उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो रिवीजन में आपको जो चीज़ें अभी हम बताएंगे वो 100% आपको करना है हर हाल में, ठीक है। तभी क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर को आप इजी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपका मुश्किल बढ़ते रहेगा। तो पहला हम लोग यहाँ रिवीजन के रूप में देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर दो समीकरण आपको दिया रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक ये पहला समीकरण मान लेते हैं और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरा समीकरण हो गया। क्लियर है। अब हम यहाँ बात करते हैं कंडीशन नंबर 1। ये तीन कंडीशन आपको हम बताने जा रहे हैं, ये तीनों को आप ध्यान से देखेंगे। पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर कभी a1/a2 और बराबर नहीं अगर हो b1/b2, अगर ये इसके बराबर नहीं हो तो इसमें क्या क्या हो सकता है। याद रखिएगा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं अगर हो तो इसमें क्या क्या बातें हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन अगर होगा तो पहला नंबर में ये कि ये अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। अविरोधी, ध्यान से अगर देखेंगे तो दिक्कत नहीं है, अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। दूसरा बात, और अगर अविरोधी हो गया तो इसको हम लोग संगत समीकरण युग्म भी बोलते हैं। संगत समीकरण युग्म, क्लियर है। तीसरा बात, इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ये होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। और अगर इसका हम शून्य की बात करें, यानी कि हल बोलिए या आप शून्य किसको बोल सकते हैं, तो एक हल होगा, एक हल, केवल एक हल या केवल एक शून्य, जिसको अद्वितीय हल है ना हम लोग बोल सकते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। अब ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ यहाँ प्रतिच्छेदी लिखा है, तो ग्राफ जब भी बनाएंगे तो ये दोनों इस तरह से आपका कहीं ना कहीं ग्राफ कट करेगा। तो ये चारों बात याद रखना, 4.1, 2, 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए दूसरा बात, ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएगा। दूसरा बात ये है हम लोगों का कि यही दो समीकरण अगर दिया हो, है ना, जैसे अभी तुरंत ऊपर में लिखे, फिर लिख देते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा जो है ना a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हुआ। इसमें क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो इसमें क्या क्या शर्त है। अगर हो जाए तो सबसे पहले इसमें जो ग्राफ बनेगा ये संपाती ग्राफ बनेगा। देखिए इस तरह से जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, मतलब दोनों एक ही लाइन पे स्थित रहेगा, दोनों ग्राफ, इस समीकरण का भी ग्राफ और इस समीकरण का भी ग्राफ दोनों एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती ग्राफ। संपाती ग्राफ बनाएगा, संपाती मतलब एक ही लाइन पे दोनों। दूसरा बात इसमें याद रखना है, जो संपाती होगा वो संगत भी होगा, संगत समीकरण युग्म बोल सकते हैं आप। अब काहे संगत बोलेंगे, संगत मतलब जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे तो उसी को हम लोग संगत कहेंगे। तो इसका हर पॉइंट, इस लाइन का हर पॉइंट दूसरे लाइन का हर पॉइंट से मैच कर जाएगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर रहेगा।
और जैसे अभी हम 1 नंबर में बताए, ये भी संगत इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कट कर रहा है। यहाँ ये जो पॉइंट होगा इस जगह का, ये इस लाइन का भी पॉइंट होगा और इसका भी पॉइंट होगा, ठीक है, तभी ये होगा। अब इसमें और क्या बात याद रखना है, अब ये एक दूसरे के ऊपर हर पॉइंट है तो इसको हम लोग आश्रित समीकरण युग्म भी बोलते हैं। आश्रित समीकरण युग्म, जितने चीज़ें अभी लिखा रहे ना, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसका हल कैसे होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, तो संपाती, ठीक है। और अगर हल की बात करें, हल यानी कि शून्य की अगर बात करें, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल ये होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, क्योंकि अनेकों बिंदु पे ये एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल क्वेश्चन में लिखता है, आप भी देखिएगा, या केवल अनेक हल रहेगा तो ये चलेगा। क्लियर है। तीसरा बात हम लोगों का ये था कि अगर दो समीकरण दिया रहे a1x b1y c1 बराबर 0 समीकरण 1, और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2, तो इसमें यह बात है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 अगर इस तरह से रहे तो इसका ग्राफ सबसे पहले बनेगा समांतर, समांतर ग्राफ बनाएगा। मतलब जब आप ग्राफ खींचेंगे तो इस हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे आ जाए, हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे आ जाए, मतलब एक दूसरे के समांतर आएगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को कहीं एक कट नहीं कर रहा, यानी कि विरोध कर रहा है। देखिए चुंबक, अगर हम कल बताए थे कि दो चुंबक को अगर ले लिया जाए, मान लेते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ले लिया जाए, तो ये दोनों एक को रिपेल करेगा, ये मिलने देगा, विरोध करेगा, एक दूसरे को भगाएगा दूर। और यही चीज़ अगर उल्टा के लगा दें, नॉर्थ और साउथ दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा तुरंत, ठीक है। तो विरोध वही ना होगा कि एक दूसरे को रिपेल करे, तो ये एक दूसरे से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये विरोध कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा विरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। दूसरा नाम जो अविरोधी होगा, कहीं कट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए ये होता है असंगत समीकरण युग्म, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात, ग्राफ बता ही दिए, इसका हल कितना होगा, तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब काहे नहीं कोई हल होगा, क्योंकि किसी पॉइंट पे कटता ही नहीं। ये आपका पूरा रिवीजन होगा, पिछले क्लास जो हम लोग पढ़े हैं उसके लिए। तो ये चारों बात ही क्वेश्चन में बारी बारी से आएगा, इसीलिए ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस बात को नहीं जान पा रहे हैं, मतलब ये चैप्टर आपका अधूरा है, बस यही समझा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ ये ग्राफीय विधि हम लोग समझे और बताए थे कि अगर दो समीकरण दिया रहे तो कितने तरह से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। चौथा नंबर में एक तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर सकते हैं पहला। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तीसरा विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। चौथा वज्र गुणन विधि। तो चार तरीका हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया है। कभी कभी पूछ देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान निकालने का कितने विधियां हैं, तो चार विधियां। एक और होता है तुलनात्मक विधि, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास 4 लिखा रहे तो 4 टिक लगाना, और 5 लिखा रहे तो 5, ठीक है, दोनों में से कोई एगो रहेगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं किताब पे, तो एक बार इसको हम शुरू से आपको दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन जो देख पा रहे हैं आप ये है,
दूसरा कंडीशन आपके पास ये है और तीसरा कंडीशन ये रहा आपका, ठीक है, सॉरी ये, और चौथा ये इधर। बस अब कुछ विशेष है नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन समझाते हैं। इसके पहले एक बात और, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि साइंस पढ़ना अगर हो तो हमारा टारगेट है 1500 सब्सक्राइबर का, जिसमें से अभी 1300 सब्सक्राइबर कंप्लीट है और 200 सब्सक्राइबर आप लोगों को करना है, अपने साथी लोगों को भेजना है ना। तब जाके साइंस खूब डिटेल में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को हम देंगे, और साथ साथ इंग्लिश भी और जो सब्जेक्ट है वो सभी क्लियर करा देंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। दूसरी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अगर अच्छा रिजल्ट करना हो तो, है ना। 2 सेकंड 3 सेकंड 1 मिनट देख के कुछ मिलने वाला नहीं है और कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी कि रिजल्ट आपका ख़राब होगा, ये 100% गारंटी है। आप ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको अच्छी तरह से दिया जा रहा है, ट्रिकी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आराम से बनेगा, कम समय में बन जाएगा, समय बच जाएगा, सब्जेक्टिव समय में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। साइंस भी न्यूमेरिकल समेत अगर बनाएंगे तो देखिए साल भर का कोर्स को 1-2 महीना में हम हर चीज़ करा के देंगे, वो भी डिटेल में बढ़िया से, और उतना ही क्वेश्चन आपको हम देंगे जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके लिए आप दूसरे साथी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, भेजिए और टारगेट को पूरा कीजिए 1500 का। 1500 जैसे होगा तो ये चीज़ें हम कर पाएंगे, हमें उससे एनर्जी मिलता है, पढ़ाने में भी लगता है कि नहीं हाँ हमारे पीछे बच्चे जुड़े हुए हैं, और उसके पीछे काम करने भी मन लगता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा एक बात और, ये चीज़ें हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये जो अभी नोट्स आपको यहाँ बताए, इसको नोट करके अपने सामने रखिएगा, ताकि जैसे ही हम पढ़ाएंगे वो चीज़ें आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखिए हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वर्मा गैस पेपर का, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी, संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती, इस जगह पे लिखा हुआ था हमसे मिस्टेक हो गया, या संपाती, हमेशा संपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी। तो जैसे हम पीछे अभी तुरंत पढ़ाए आप लोगों को कि संगत 2 कंडीशन में हो सकता है, अभी हम दिखाते हैं आपको, फिर इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये रहा। अब इसमें देखिए यहाँ अगर ग्राफ प्रतिच्छेद करे, एक जगह एक पॉइंट पे अगर कट करे तो उसको हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं, विरोधी समीकरण युग्म, संगत समीकरण। अगर संगत समीकरण युग्म होगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, और संगत 2 जगह होता है, एक इस तरह का यहाँ संगत होता है और दूसरा कंडीशन में संगत होता है, अगर दोनों संपाती हो तो, ठीक है। तो 2 कंडीशन में होगा, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो जो यहाँ संगत है इसका ग्राफ यहाँ संपाती कहलाएगा, और इसमें अगर एक बिंदु पे ग्राफ कट कर रहा है तो उसको प्रतिच्छेदी ग्राफ कहेंगे, और अगर हर पॉइंट को प्रतिच्छेद करता है, मैंने एक दूसरे के ऊपर अगर ग्राफ आ जाए तो उसको संपाती ग्राफ कहते हैं। क्लियर है। तो ये हर बात आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगर ये वाला अभी जो क्लास क्लियर नहीं किए हैं, बार बार ये चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम फिर डायरेक्ट आप लोगों को करके भी दिखा देंगे, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको डिटेल में करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी में दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, फिर से हम उस चीज़ को बताएंगे आपको जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो संगत होने के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी। देखिए ग्राफ अगर आप बनाइएगा और एक बिंदु पर अगर कटेगा फिर भी संगत कहलाएगा, और अगर ग्राफ संपाती हो, मतलब दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे हो, तो इसमें भी संगत कहलाएगा। तो ये संपाती कहलाता है, संपाती ग्राफ कहलाता है, मतलब दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे हो, और ये आपका प्रतिच्छेदी कहलाता है। तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर में कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है तब इसका आलेख, है ना, आलेख की रेखाएं होगी। तो देखिए असंगत होने के लिए, शुरू से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, असंगत होने के लिए इसका जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे के समांतर बनेगा, ठीक है। तो इसमें असंगत होने के लिए समांतर ग्राफ बनेगा, ये चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर जो है, 2 रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर, देखिए समांतर रेखाएं हैं तब
रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा? तो इसका क्या होगा? देखिए समांतर रेखाएं, रेखिक समीकरण का युग्म होगा कोई हल नहीं। जो समांतर ग्राफ बनाएगा, है ना, जो समांतर ग्राफ बनाएगा उसका कोई हल नहीं होगा। ये चीज़ के बारे में भी हम बता चुके हैं अभी तुरंत, ठीक है। उसे आप पहले याद कीजिए, फिर चर्चा कीजिएगा आगे। अगला बात हम करते हैं 4 नंबर। कह रहा है दो रेखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रेखिक समीकरण का युग्म होगा जो प्रतिच्छेद करेगा। यानी कि इस तरह से करके अगर कट करता है, दो रेखिक समीकरण अगर ग्राफ बनाए और प्रतिच्छेद वो करेगा तो उसका कितना हल होगा? तो अद्वितीय हल होगा, यानी कि 2 नंबर आपका आंसर। ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये 5 नंबर में है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो रेखिक समीकरणों का आलेख संपाती रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का जो रेखा संपाती हो, मतलब संपाती मतलब अगर एक समीकरण का ग्राफ हम लोग ऐसे खींचे और दूसरे का भी इसी लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब एक दूसरे का हर पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इसका कितना हल होगा? अनेकों हल होगा ना, तो अनेक हल होगा। तो ये चीज़ें होगा अनेक हल। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम 5 नंबर भी देख लें तो 5 नंबर में हमारा कंडीशन यहाँ दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। यहाँ कह रहा है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगर इसमें रहता है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला भी हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर इसी में। तो 7 नंबर में कह रहा है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा? इस तरह का अगर कंडीशन आए तो समीकरण का अनेक हल होगा। ये सभी चीज़ें हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। समीकरण का अनेक हल होगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन का यहाँ आंसर भी दे रखा है, फिर भी आपको हम बता दिए क्लियर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, एक समीकरण यहाँ। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो समीकरण युग्म क्या होगा? तो अद्वितीय हल होगा। इस तरह का कंडीशन अगर आपको दे रखा हो तो ये अद्वितीय हल कहलाते हैं। क्लियर है? हर चीज़ आपको करा दी है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x बराबर a, यहाँ लिखते हैं x बराबर a, और फिर कह रहा है कि y बराबर b, और एक समीकरण आपको यहाँ दे रखा है, देख रहे हैं x माइनस वाई इजकल टू 2, और एक और समीकरण दिया है x प्लस वाई इजकल टू 4, तो a और b का मान क्रमशः है। यानी कि यहाँ x के जगह ये बिठा देना और y के जगह b बिठा देना है। अगर यहाँ a और यहाँ b बिठा दें तो a माइनस b बराबर हो जाएगा 2, ये पहला समीकरण बन गया। और दूसरा यहाँ a और यहाँ b बिठा दें तो a प्लस b बराबर 4, समीकरण नंबर 2। और यहाँ से कह रहा है कि a का मान निकालिए और b का मान निकालिए। आपके पास कई तरीका है। यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है इस ऑप्शन में ये शुरू वाला a का मान हो गया और ये दूसरा हो गया b का मान। ये a का मान और ये b का मान अगर हम पहला समीकरण में रखते हैं और आंसर अगर हमें 2 मिलता है, और फिर यही a और b का मान दूसरे में भी रखते हैं और हमें अगर 4 मिल जाता है आंसर, तो हम लोग आंसर इसी को समझेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। या नहीं तो आप इस समीकरण को ही हल कर लीजिए, आपके पास ये भी एक तरीका है। तो मेरे ख्याल से इसको अगर आप इस समीकरण में पुट करके देखते हैं और इधर वैल्यू आता है तो ये आसान थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं। शुरू में ये है तो ये a का मान, और ये b है तो ये b का मान, ठीक है। लास्ट वाला b का, शुरू का a का। चलिए इसको हम लोग एक बार 3 यहाँ रख दीजिए और 5 यहाँ रख दीजिए। तो 3 में अगर 5 घट गया तो -2 आएगा, 2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हम लोग समझ गए कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर इसको चेक करते हैं, इसको ये समझिए, इसको b समझिए, ये वाला वैल्यू यहाँ रखिए और यहाँ रखिए।
यहाँ 5 और यहाँ अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 5 में 3 घटेगा 2। ये तो इसके लिए सही है, क्या इसके लिए भी सही होना चाहिए? तो ये 5 यहाँ रख दीजिए और ये 3 यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ 5 और यहाँ 3, 5 3 कितना 8, इधर है 4। इसका मतलब ये वाला भी आंसर आपका नहीं होगा, है ना। अब इसको यहाँ रखिए 3, इसको ये समझिए, इसको बी समझिए। ए का मान 3 और यहाँ 1, यहाँ रखिए 3 और यहाँ 1, 3 में 1 घटेगा 2। चलिए अभी ठीक है, इसके लिए भी सही होना चाहिए। यहाँ 3 और यहाँ 1 रखते हैं तो 3 और 1 कितना हो गया 4। इसका मतलब 3 नंबर हम लोगों का सही आंसर। इसमें क्या होगा ना कि लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको बना के देखना हो तो यहाँ बना लीजिए, समीकरण को जोड़ देंगे तो ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 2a और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा। अब इसको अगर हम कटा दें तो 3 बार में तो a बराबर हो गया 3। क्लियर हुआ। फिर a का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब यही a का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कहीं भी। तो अगर हम लोग समीकरण a का मान समीकरण यहाँ रखते हैं, इसमें 3 रख देते हैं तो इधर आएगा, कितना हो जाएगा आपका a का मान, ये अगर यहाँ कट गया 3 और अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं a का मान 3 और ये 3 इधर आ जाएगा, तो सॉरी a का मान यहाँ रखना है, चाहे इसमें रख दीजिए, ये हम b की जगह नहीं, यहाँ a की जगह रखना है, ठीक है। तो चलिए इसी में रख देते हैं 1 नंबर में ही। तो यहाँ अगर हम लोग रखते हैं 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी बराबर 2। इस 3 को इधर कर दीजिए तो b बराबर 2 में से 3 घटेगा तो माइनस बी बराबर -1, माइनस माइनस कट गया तो b बराबर कितना हो गया 1। a बराबर 3 और b बराबर 1। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन को ज़्यादा आप यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। देखिए आप कह रहे यदि x बराबर ये और y बराबर b तो समीकरण इतना और इतना का हल a और b का मान क्रमशः है। यहाँ जो दे रखा है ना, ये a और b, शुरू वाला ये और लास्ट वाला b आपको समझिए और डायरेक्ट यहाँ चेक कीजिए, उतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ये समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए। यहाँ देखिए इस समीकरण में अगर पुट करेंगे तो यहाँ जोड़ करना, मतलब इसको और इसको यहाँ जोड़ के 14 लाना, एक बार घटा के 4 लाना है। तो देखिए जोड़ने के बाद 14 और घटाने के बाद 4 आना चाहिए। तो 9 और 5 कितना हो गया 14, ये इसके लिए ठीक है। क्या इसके लिए भी सही है? तो 9 में 5 घटेगा 4, हाँ ये सही हो रहा है। तो दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है आंसर मारिए करने के लिए। अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कीजिए उसी तरह जैसे अभी करके दिखाए, ठीक है। अब यहाँ 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0, 2x - 3y बराबर 0 और 3x + 4y + 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं, क्या होगा? तो इस संपाती है, प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या लंबवत है, क्या होगा? तो जब भी आपको इस तरह का बात दिया रहे तो आप यहाँ समझिए a1 कितना है, इसको a1 लेंगे तो ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, b1 और c1 नहीं मालूम है तो 0, जब है ही नहीं तो उसको 0। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, इसके आगे में जो रहे वो -3 और c1 बराबर जब है ही नहीं तो 0। फिर दूसरे समीकरण में आते हैं, यहाँ इसके आगे में क्या है 3, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर हो गया 4 और c2 बराबर हो गया आपका 20। अब आपके पास कंडीशन है लगा हुआ, है ना। 3 तरह का कंडीशन है, तीनों को चेक कीजिए। सबसे पहले a1/a2 करते हैं, तो a1/a2 अगर हम लोग करें तो आएगा 2/3 और फिर b1/b2 करेंगे और बराबर यहाँ लिखिए b1/b2 करेंगे तो 3/4। क्या ये दोनों बराबर है आपस में? नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन आ रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसको टिक मारना है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 2/3 x का गुणांक और इसका x का गुणांक, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और तुरंत यहीं देख लीजिए ये -3 और उसके बाद ये कितना है 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो कट गया। तो इस तरह का बात हो गया आपका प्रतिच्छेदी करती है। डायरेक्ट बनाइए, है ना, समय इसमें देना ही नहीं। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल है।
अनंत हल होने के लिए x का जो गुणांक होगा बटे ये दूसरे समीकरण का x का जो गुणांक होगा, तो इसका क्या है c और इसका क्या है 6 है, बराबर होना चाहिए y का जो गुणांक है -1, कुछ नहीं तो -1, और यहाँ y का जो गुणांक है -2, ये आपस में बराबर होना चाहिए। और c जो है ना, ये 2 को यहाँ लिख देते हैं, और ये बराबर के इस पर ये भी है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। ये तीनों आपस में क्या है तो समान है। तो कह रहा सी का मान निकालिए। तो सी का मान निकालने के लिए आप जो है ना इसको बराबर कर लो, या तो इसको बराबर कर लो, क्योंकि सब बराबर ही है। तो किसी को लेके हल कर लेते हैं। तो हम लोग ये 2 को लेके हल कर लेते हैं। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी तो इसी को यहाँ कर दो तो c बराबर हो जाएगा 1 गुना 6/2, इसको कटा दीजिएगा 3, तो c का मान आपका निकल के आएगा 3। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको कंडीशन पता है तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अनंत हल होगा तो तुरंत दिमाग लगा लो कि x के आगे वाला और बटे इसके x के आगे वाला, फिर y के आगे वाला, फिर बटे में दूसरे समीकरण के y के आगे वाला लिखना है, सब बराबर एक दूसरे का कर देना है, क्लियर हो जाएगा। 13 नंबर क्या कह रहा है कि p के किन मानों के लिए समीकरण 4x + py + 8 = 0, एक समीकरण यहाँ है। दूसरा समीकरण है 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। भाई मेरे, अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन आपको बताए थे कि x के आगे का गुणांक 4 है, बटे दूसरे समीकरण में x के आगे वाला गुणांक 2 है, फिर बराबर नहीं होगा इस y के आगे वाला गुणांक p और दूसरे समीकरण के y का गुणांक 2। यही कंडीशन बताएं आप लोगों को, याद कीजिए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्लियर है, आराम से बनेगा। अब इसको जो है ना आप कटा दीजिए, या फिर ये 2 को यहाँ ले आइए, तो ये 4/2 × 2, ये 2 इधर चला जाएगा ऊपर, तो p 2 से 2 कट गया, और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं लिखना है। तो आपका यहाँ फाइनली आंसर आएगा p का मान 4 के बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपको चेक करना है, तो ये 2 नंबर आंसर होगा, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 14 नंबर कह रहा है कि समीकरण निकाय, है ना। एक समीकरण यहाँ आपको दे रखा है 2x + y - 6 = 0, और एक समीकरण यहाँ दिया है 2x - ky - 2 = 0 के अद्वितीय हल। बस सेम अद्वितीय हल होने का भी शर्त हम लिखा चुके हैं कि क्या होगा कि x के आगे का गुणांक लिखिए और दूसरे समीकरण का x का आगे का गुणांक लिखिए और बटे कर दीजिए, और फिर बराबर नहीं होगा अद्वितीय हल होने के लिए। ये पहला समीकरण के x का आगे का गुणांक 1 है, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। दूसरे समीकरण के x के आगे का गुणांक माइनस के लिखिएगा, जो चिन्ह रहे वो चिन्ह। आप बोलेंगे सर यहाँ प्लस है काहे नहीं लिखे, तो प्लस छिपा हुआ रहता है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये समीकरण नज़र आता होगा 1 नॉट इक्वल टू 1/-k। ठीक है, इसको इधर कर दें, ये माइनस यहाँ छोड़ दें इसके लिए, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 नॉट इक्वल टू -1/k। इसको इधर कर दें तो 1 में गुना k हो जाएगा, तो k का मान -1 है ना, यानी कि -1 के बराबर k का मान नहीं होगा। बाकी और कुछ हो सकता है लेकिन -1 नहीं होगा, ये बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा k का मान। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, समीकरण x + 2y = 3 और यहाँ 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने का कंडीशन क्या है कि ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, तो इसका आगे का गुणांक 1 है, तो 1 बटे दूसरे समीकरण के आगे का गुणांक 5 है, बटे कर दिए, फिर बराबर इसके आगे का गुणांक क्या है 2, और इसके आगे का गुणांक क्या है तो k, बराबर कर दिए, फिर बराबर। देखिए ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें जो कांस्टेंट राशि है यानी कि c का जो मान है कि बराबर के इस पार में है या बराबर के इस पार में है, तो दोनों एक ही तरफ रहना चाहिए। तो इधर देख रहे हैं हम लोग बराबर के इस पार में कांस्टेंट है, तो इसमें भी बराबर के इस पार में है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कभी ये वाला बराबर के इस पार में रहे और ये अंदर रहे,
तब इसको भी अंदर करना होगा, या नहीं तो यहाँ जो अंदर में रहता है उसको बाहर करना होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग दोनों बराबर के इस पार है, तो कोई बात नहीं, जो है वही लिख देते हैं 3, और ये कितना है 5, 15, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तभी इसका अनगिनत हल हो सकता है। यानी ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होनी चाहिए। अब हमें के का मान चाहिए, तो आप किसी के साथ रिलेशन लगा सकते हैं, इन दोनों को हल कर लीजिए वही आंसर आएगा, या आप इन दोनों को हल कर लीजिए वही आंसर आएगा। तो हमारा मन जिधर से हम करना चाहें उधर से कर सकते हैं, तो इन दोनों को ही ले लेते हैं। तो 1/5 = 2/k, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा k = 5 दूना 10। तो इसमें देख लीजिए 10 आंसर आएगा k का मान। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को हम बताते हैं कि आपको जो बेसिक चीज़ें बताए हैं वो आप पहले क्लियर कीजिए, फिर चैप्टर को बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, और मेहनत कीजिए, आप वीडियो को टपा के मत देखा कीजिए, या फिर 1 मिनट ऐसे ही देख लिया और छोड़ दिए, फिर कहानी नहीं बनेगा, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, रिजल्ट फिर जैसे कि तैसे रहेगा। पूरा रिवीजन करना मतलब 100% बढ़िया रिजल्ट लाना। और हम आपको ये बात भी बताते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देंगे देखिएगा ना, 100% उसी से आएगा आपका। ठीक है, लेकिन मेहनत लगता है भाई, कोई भी क्वेश्चन चुन चुन के लिखना, किताब खोजना, और उसके लिए आप लोग भी मेरे साथ साथ थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने साथी लोगों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, है ना, उनको भी बोलिए कि अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं लग रहा है तो सब्सक्राइब नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर कल आप लोगों को 5 बजे वीडियो हम अपलोड कर देंगे इसके बाद का क्वेश्चन।